गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पार्ट 1 पिछली वीडियो में किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है पशुचारण से। अखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल अखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। तो जो लोग शिकार करते थे उन्होंने क्या सोचा कि खाली शिकार करने से हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता। शिकार करते हैं, खा जाते हैं, उसके बाद एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद उनको कुछ खाना है तो दोबारा से शिकार करना पड़ेगा। इसके लिए इंसान ने क्या सोचा, मानव ने क्या सोचा कि उसे पशुओं को पालने का व्यवसाय भी स्टार्ट करना चाहिए। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। यानी कि लोग जैसी जलवायु में रहते थे और वहाँ पर जो पशु पाए जाते थे उन्हीं में से उन्होंने कुछ को चुना और अपना पालतू पशु बना लिया। ठीक है बेटा। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर, जहाँ पर भौगोलिक कारक अच्छे होते हैं और जहाँ पर तकनीकी होती है, वहाँ पर क्या है, आज वर्तमान के अंदर पशुपालन का जो व्यवसाय है, ठीक है, और उसका व्यापार है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है और बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। यानी कि चलवासी क्या होता है कि पशुओं को भोजन, वस्त्र, मकान की या शरण की तलाश के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था। तो ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ये प्राचीन काल से ही जीवन को जीने का व्यवसाय ऐसा ही रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। पशुचारक क्या रहता था, अपने भोजन के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था, ठीक है। वस्त्र के लिए, भोजन के लिए कैसे रहता था, अगर वो पालता था, पशुओं को पालने की क्रिया जानता था तो उससे दूध भी प्राप्त करता था, ठीक है बेटा। अगर वो शिकार करता था तो उससे मांस प्राप्त करता था, भेड़ बकरियों से ऊन प्राप्त करता था, ठीक है। औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। तो वे लोग क्या करते थे, चलवासी पशुचारण वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने पशुओं को साथ में लेकर जहाँ पर उन पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और चारा उपलब्ध होता था, उसी के अनुसार वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते थे। जो पशुचारक होते थे, इन्होंने अपने अपने पशुओं को चराने के लिए क्षेत्रों को बांटा हुआ था कि ये इनका है और ये इनका है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। तो जैसी भौगोलिक दशाएं होती थी, जैसे पशु वहाँ पर मिलते थे, वे उसी तरह के पशुओं को पालते थे। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु थे। गाय और बैल कहाँ पाले जाते थे, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊंट पाला जाता था। तो ये कहता है कि सहारा में, जो सहारा के मरुस्थल एशिया में, वहाँ पर कौन कौन से पशु पाले जाते थे, भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते थे। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर पाला जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कई बार कि रेडियर कहाँ पाला जाता है, तो वो आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका का एंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है, ठीक है। जो चलवासी पशुचारण का मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी अफ्रीका के एंटार्कटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ, रास्ते में क्या आता है, अरब प्रायद्वीप
वहाँ से होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। ठीक है बेटा। नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ठीक है ना। ये चरगाह होते हैं चारों के लिए अपने पशुओं को लेकर, कभी समतल मैदानों में जाते हैं तो कभी पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, और इनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है इसके लिए। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारगाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारगाह की ओर प्रवास करते हैं। गर्मियों में तो ये लोग क्या करते हैं, समतल मैदानों को छोड़कर पहाड़ों में चले जाते हैं, और सर्दियों में क्या करते हैं, पहाड़ों को छोड़कर समतल मैदानों में आ जाते हैं। इनकी इन गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, जो भारत में हिमालय है उसके पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह हैं, जो ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। यही बात हमने पहले ऊपर भी पढ़ी है। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है, रहना होता है। ठीक है बेटा। और टुंड्रा प्रदेशों में क्या होता है, गर्मी में ये दक्षिण से उत्तर की ओर चले जाते हैं और सर्दी में उत्तर से दक्षिण की ओर अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। जलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट गई है। अब इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी कमी हो गई है। इसके दो कारण हैं। कौन कौन से हैं? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं को बनाने के लिए भूमि ज़्यादा मात्रा में ले ली गई है। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, तो जहाँ पर इनकी चारे वगैरह की व्यवस्था होती थी वहाँ पर क्या बस्तियाँ बस गई हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वाणिज्य पशुधन पालन। जलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये कहाँ से आया है? ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें क्या होते हैं, फार्म बना लिए जाते हैं, उन फार्मों को बांट दिया जाता है कई इकाइयों में, और चराई के लिए भी इनको बाड़ लगाकर, बाड़ जैसे हम खेतों में लगाते हैं ऐसे ही बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। तो वाणिज्य पशुधन में क्या होता है, पशु भी उतने ही रखे जाएंगे जितना उनके लिए वो चारा प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। यह पशु विशिष्ट गतिविधि है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में कौन कौन से आते हैं? भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विदेशों के विश्व के बाज़ारों में निर्यात किया जाता है। तो इनसे जो भी मिलता है इन पशुओं से, तो उनको डिब्बा बंद करके और उनको विश्व के संसार के बाज़ारों में बेच दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है।
पशु फार्म होते हैं जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, वहाँ पे पशुओं का पालन जो किया जाता है वो वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, अच्छी अच्छी तकनीकी के साथ किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, यानी कि पशुओं का प्रजनन क्या होता है, उनकी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पशु फार्म में पशुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ कहाँ किया जाता है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशु पालन किया जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। ओके।